एक कोर्ट की प्रोसीडिंग के दौरान सामान्य सा सवाल यह आता है कि दोनों पार्टीज में से प्रूफ को प्रूव्ड करने का, सबूत को प्रूव्ड करने का भार किसके ऊपर होगा। इसको लीगल लैंग्वेज में ये कहते हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर लाई करेगा, यह सबूत का भार किसके ऊपर जाएगा, साक्ष्य देने का भार किसके ऊपर जाएगा। और आज के इस वीडियो में हम इसी बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में जो प्रोविजन इंडियन एविडेंस एक्ट में दिए गए हैं इनके बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आराम से प्रारंभ करते हैं। सामान्य शब्दों में बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब हुआ ऑब्लिगेशन टू प्रूव अ फैक्ट या रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रूव अ फैक्ट, यानी कि एक फैक्ट को प्रूव करने का जो दायित्व है ये किसके ऊपर जाएगा। इसमें यह सामान्य नियम दिया गया है कि अगर जिस व्यक्ति के ऊपर ये बर्डन ऑफ प्रूफ जाएगा उसने अपने पक्ष में एविडेंसेस को प्रस्तुत नहीं किया, अपने द्वारा कितने भी दावे हैं उनको प्रूव नहीं किया, तो ये फैसला उसके हित में न जाके उसके अगेंस्ट चला जाएगा, यानी कि अपोजिट पार्टी के हित में, उनके फेवर में चला जाएगा। इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत दिए गए बर्डन ऑफ प्रूफ जो कि चैप्टर 7 में दिए गए हैं, सेक्शन 101 से लेकर सेक्शन 114 तक, इनको आप बेसिकली 3 पार्ट्स में अपनी सुविधा के लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। जहां पे पहला पार्ट वो प्रोविजन होगा जो कि सेक्शन 100 से लेकर सेक्शन 106 तक आता है। इसके अंतर्गत सिविल और क्रिमिनल दोनों ही प्रोसीडिंग्स को इंक्लूड किया जाता है। इनके अंतर्गत जितने भी प्रोविजन आएंगे वो सिविल और क्रिमिनल दोनों में ही लागू होंगे। इसके अलावा इसमें सेक्शन 105 में जो प्रोविजन दिया गया है वो स्पेशली जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए, क्रिमिनल केसेस में लागू होता है, इसलिए दूसरे पार्ट को फॉर्मुलेट करेगा जो कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग का हिस्सा होंगे। और तीसरे पार्ट के अंतर्गत एक कोर्ट के प्रिजम्पशंस या कोर्ट की धारणाएं आएंगी जो कि कोर्ट पहले से ही मानकर चलता है, जो कि आता है सेक्शन 107 से लेके सेक्शन 114 तक। इस पार्ट में दिए गए प्रोविजन में सेक्शन 101 में बर्डन ऑफ प्रूफ को एक्सप्लेन किया गया है कि आखिर बर्डन ऑफ प्रूफ होता क्या है। सेक्शन 102 में इसके ओनर्स के बारे में, ओनर्स ऑफ प्रूफ के बारे में बताया गया है कि ये भार किस पार्टी के ऊपर, किस व्यक्ति के ऊपर जाएगा। और तीसरा जो कि सेक्शन 103 है उसमें यह बताया गया है कि अगर यही मामला किसी पर्टिकुलर फैक्ट से रिलेटेड है तो उसमें क्या प्रोसीडिंग होगी, किसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 101 में दिए गए प्रोविजन के बारे में। सेक्शन 101 में बर्डन ऑफ प्रूफ को एक्सप्लेन किया गया है। इसमें यह कहा गया है कि अगर किसी पार्टी ने किसी दूसरे पार्टी के ऊपर कोई एफर्मेशंस करे हैं, कोई दावे, कोई एलिगेशंस करे हैं, तो उन्हें उन दावों को, उन फैक्ट्स को प्रूव करना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो ये फैसला उनके हित में न जाकर, उनके फेवर में न जाकर अपोजिट पार्टी के फेवर में चला जाएगा। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस वासुदेव रामचंद्र के केस में ऐसा कहा गया था कि बर्डन ऑफ प्रूफ के 2 मीनिंग हो सकते हैं, जहां पे पहला मीनिंग इसका लीगल बर्डन होगा और दूसरा मीनिंग इसका होगा एविडेंशियल बर्डन। लीगल बर्डन जो होता है वो एज इट इज कांस्टेंट रहता है, ये कभी भी शिफ्ट नहीं होता, ये ट्रांसफरेबल नहीं होता। और जबकि जो एविडेंशियल बर्डन है ये शिफ्ट होता रहता है। कभी कभी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में ऐसा होता है कि कुछ केसेस में सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि एक एक्यूज्ड के ऊपर ये शिफ्ट हो जाता है। पहले ये प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है कि अपने दावे को वो पुष्ट करे, वो अपने दावे को प्रूव करें, और उनके बाद ये जो ओनर्स होता है वो शिफ्ट हो जाता है एक्यूज्ड के ऊपर कि इनका तो हो लिया, अब आप अपने दावे को, आपने जितने कथन कहे हैं उनको आप प्रूव करिए। तो इसे ये कहेंगे कि एविडेंटरी जो बर्डन होता है वो शिफ्ट होता रहता है, लेकिन लीगल बर्डन जो कि सेक्शन 101 में दिया गया है ये शिफ्ट नहीं होता, ये कहीं भी ट्रांसफर नहीं होता। और वहीं पे सेक्शन 102 में पार्टी के बारे में बताया गया है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पार्टी के ऊपर ले डाउन करेगा। तो इसमें यह प्रोविजन दिया गया है कि ये उनके ऊपर ले डाउन करेगा जिन्होंने इसमें आरोपों को लगाया है, जिन्होंने इसमें एलिगेशंस को लगाया है, और अगर उन्होंने अपने एलिगेशंस को प्रूव नहीं किया तो ये फैसला उनके अगेंस्ट चला जाएगा। सेक्शन 103 में सेक्शन 101 वाला ही प्रोविजन दिया गया है, लेकिन सेक्शन 101 में दिया गया प्रोविजन एज अ होल है। बर्डन ऑफ प्रूफ का पूरा प्रोविजन एक साथ लेके चलते हैं, सारे फैक्ट, सारे एविडेंसेस को बताते हैं। वहीं पे सेक्शन 103 में दिया गया जो प्रोविजन है वो एक पर्टिकुलर फैक्ट से रिलेटेड है, जहां पे ऐसा कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर फैक्ट के बारे में कोई दावा करता है तो यहाँ पे उस पर्टिकुलर फैक्ट को प्रूव करने का जो वर्डन होगा वो उसी व्यक्ति के ऊपर जाएगा जिसने ऐसा दावा किया है, जिसने ऐसा असर्ट किया है।
इसको आप एक एग्जांपल से समझिए कि मान लीजिए ए ने बी के ऊपर चोरी का आरोप लगाया, तो यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ ए के ऊपर जाएगा क्योंकि उसने ऐसे दावे किए हैं, ऐसा आरोप लगाया है। सेक्शन 103 के अंतर्गत इसमें यह प्रोविजन दिया गया है कि ये पर्टिकुलर फैक्ट से रिलेटेड है, यानी कि अगर बी ने सी से कहीं पे एफर्मेशन किया कि हाँ भैया ये चोरी मैंने की है, थेफ्ट के बारे में अपना कहीं वहीं पे उन्होंने कबूल कर लिया, तो ये चीज़ अगर ए यहाँ पे बता रहा है कि ये चीज़ उन्होंने कबूली है, तो उसे उस पर्टिकुलर फैक्ट को, अपने दावे को प्रूव करना पड़ेगा। सेक्शन 104 ये कहता है जहां पे एक फैक्ट की एडमिसिबिलिटी दूसरे फैक्ट पे डिपेंडेंट है, तो यहां पे बर्डन ऑफ प्रूफ उस पार्टी के ऊपर जाएगा जो ये चाहते हैं कि कोर्ट एक फैक्ट को एडमिट करे, तो यहां पे उनको दूसरे फैक्ट को प्रूव करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि ए चाहता है कि कोर्ट बी के डाइंग डिक्लेरेशन को एडमिट करे, उनको एडमिसेबल वैल्यू दे, तो यहां पर ए को बी के डेथ को यहां पे प्रूव करने पड़ेगा। यहां पे डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो बी के डेथ पे डिपेंड करता है, इसीलिए कहते हैं कि यहां पे एक फैक्ट दूसरे फैक्ट पे डिपेंड करता है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि सेक्शन 105 क्रिमिनल प्रोसीडिंग से स्पेशली डील करता है। इसमें यह प्रोविजन दिया गया है कि अगर कोई एक्यूज्ड व्यक्ति, जनरल एक्सेप्शन जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 76 से लेके सेक्शन 106 तक दिए गए हैं, उनके अंतर्गत अपना डिफेंस चाहता है, अपने आप को बचाना चाहता है, अपना बचाव करना चाहता है, तो यहां पे उस बचाव को करने के लिए, उसका आश्रय लेने के लिए उसको वो सर्कमस्टेंसेस, वो उन सारी परिस्थितियों को प्रूव करना पड़ेगा जो कि उसके अंतर्गत दी गई हैं। इसमें एक लीडिंग केस है के एम नानावती का केस, जिसमें कोर्ट ने ये कहा था क्योंकि यहाँ पे जो एक्यूज्ड व्यक्ति था उसने अपनी पत्नी के प्रेमी को गोली मार दी थी, तो यहाँ पे एक्यूज्ड व्यक्ति कहीं भी ये प्रूव नहीं कर पाया, ऐसे सर्कमस्टेंसेस को प्रूव नहीं कर पाया कि यहाँ पे ये काम उसने अपनी प्राइवेट डिफेंस के लिए किया है। सेक्शन 106 डील करता है एक व्यक्ति के स्पेशल नॉलेज से, यानी कि एक व्यक्ति के उस नॉलेज के बारे में जिसके बारे में उसे खुद को ही ज्ञान होता है, तो उसको प्रूव करने का, उस नॉलेज को प्रूव करने का बर्डन या भार उसी व्यक्ति पर जाएगा जिसको उसके बारे में नॉलेज होती है। जैसे मान लीजिए कि आप एक बस में बिना टिकट की यात्रा कर रहे हैं, तो आप अगर पकड़े गए तो आपका टिकट खरीदना ये आपका स्पेशल नॉलेज है, ये केवल आपके संज्ञान में होता है कि आपने टिकट खरीदा या नहीं खरीदा है, तो ये प्रूव करने का बर्डन प्रूफ यहां आपके ऊपर जाएगा कि आपने टिकट खरीदा था या नहीं खरीदा था। सेक्शन 107 और 108 दोनों ही एक व्यक्ति की मृत्यु से या उसके डेथ के क्वेश्चन से डील करते हैं। यहां से हम लोग का प्रिजम्पशन वाला प्रोविजन स्टार्ट होता है, जहां पे कोर्ट ये प्रिज्यूम करके चलती है, एक धारणा बना के चलती है कि ये फैक्ट ऐसा ही रहा होगा। इसमें सेक्शन 107 में ये प्रोविजन दिया गया है कि एक व्यक्ति जब लास्ट टाइम देखा गया था तब से लेकर अगले 30 साल तक कोर्ट ये प्रिज्यूम करके चलती है, ये धारणे के साथ चलती है कि वो व्यक्ति 30 साल तक एलाइव माना जाएगा, जिंदा माना जाएगा, और उसके बाद से वो मरा हुआ मान लिया जाएगा। तो इसमें अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे सवाल उस व्यक्ति के डेथ से उठा रहा है इस 30 साल के बीच में, तो यहाँ पे इस चीज को उस व्यक्ति को प्रूव करना पड़ेगा। यहाँ पे उस पार्टी के ऊपर ये बर्डन ऑफ प्रूफ चलाया जाएगा जो कि एक व्यक्ति के डेथ का क्वेश्चन उठा रहा है। वहीं सेक्शन 108 में भी सेम प्रोविजन दिया गया है, लेकिन यहाँ पे दिया गया है ये चीज टाइम जो है ड्यूरेशन वो 30 ईयर्स से कम होकर 7 साल हो गई है। इसके अनुसार ये कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति के गायब होने के बारे में कोई सवाल है या उसकी मृत्यु के बारे में सवाल है, तो इसमें कोर्ट ये प्रिज्यूम करके चलती है कि जब से वो व्यक्ति लास्ट टाइम उन व्यक्तियों के द्वारा देखा गया था या सुना गया था जिनके द्वारा अक्सर आमतौर पर सुना जाता है या देखा जाता है, तब से लेकर 7 साल तक वो व्यक्ति अगर नहीं मिल रहा है तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो व्यक्ति जिंदा है या अलाइव कंडीशन में है। अगर इस बीच कोई व्यक्ति उसके डेथ से क्वेश्चन उठाता है, उसकी मृत्यु का कोई सवाल उठाता है मृत्यु से संबंधित, तो यहां पर बर्डन ऑफ प्रूफ उसी व्यक्ति के ऊपर जाएगा कि वो व्यक्ति मरा है या जिंदा है, ये चीज वो व्यक्ति साबित करेगा। सेक्शन 109 डील करता है उन क्वेश्चंस के बारे में जो कि ये उठते हैं कि क्या कोई व्यक्ति पार्टनर्स हैं, लैंडलॉर्ड और टेनेंट हैं, या फिर प्रिंसिपल और एजेंट हैं या नहीं हैं। तो अगर इसमें दिखता है कि ये दोनों लोग एक तरह से ऐसे ही काम कर रहे हैं, एक दूसरे
दूसरे के लिए ऐसे स्टैंड ले रहे हैं जो कि प्रिंसिपल और एजेंट या लैंडलॉर्ड वर्सेस टेनेंट का होता है, या फिर प्रिंसिपल और एजेंट के अलावा पार्टनर्स का होता है, तो यहाँ पे कोर्ट ये प्रिज्यूम करके चलेगी कि हाँ ये फला व्यक्ति वैसे ही है जैसा कि दिख रहा है। लेकिन अगर उनमें से कोई व्यक्ति ये सवाल उठाता है कि हाँ हम भाई न इनके पार्टनर हैं, या फिर कोई जो किराएदार है वो कहता है कि ये हमारे मालिक नहीं हैं, या फिर इसमें कोई एजेंट ये सवाल उठाता है कि ये हमारा प्रिंसिपल नहीं है, तो इसमें उस व्यक्ति को साबित करना पड़ेगा। बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति के ऊपर चला जाएगा जो कि ऐसे दावे से इनकार करता है, इन चीजों से नकारता है ऐसी चीजों को। सेक्शन 110 डील करता है किसी वस्तु के ओनरशिप के बारे में। तो इसमें ऐसा कहा गया है कि अगर यहाँ पे मामला किसी व्यक्ति के पोजीशन में हुई वस्तु के ओनरशिप के बारे में, किसी थिंग के ओनरशिप, किसी प्रॉपर्टी के ओनरशिप के बारे में है, तो अगर कोई व्यक्ति इसमें कोई दावा कर रहा है कि ये फला व्यक्ति उसका ओनर नहीं है या मालिक नहीं है, तो यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ उसी व्यक्ति के ऊपर जाएगा जो कि ऐसा दावा कर रहा है। सेक्शन 111 डील करता है फिड्यूसरी और क्वासी फिड्यूसरी रिलेशनशिप के बारे में, जहां पे ये कहा गया है कि अगर कोई पार्टी, दो पार्टीज में से कोई एक पार्टी एक्टिव कॉन्फिडेंट में है, तो यहाँ पे गुड फेथ को प्रूव करने का जो ओनस होगा, जो गुड फेथ को प्रूव करने का बर्डन होगा, ये उसी पार्टी पर जाएगा जिसने ऐसा सवाल उठाया है। सेक्शन 112 के अंतर्गत दिया गया प्रोविजन लेजिटिमेसी ऑफ अ सन के बारे में है। दैट मीन्स कि अगर कोई बच्चा एक वैलिड मैरिज के बाद पैदा हुआ है तो इसमें यह प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो एक लेजिटिमेट सन है, यानी कि वैध संतान है। और यहीं पे अगर कोई बच्चा तब पैदा हुआ है जबकि माता पिता अलग हो गए हैं, और यहीं पे माता ने अलग होने के बाद 280 दिन तक शादी नहीं की और इसी बीच में बच्चा पैदा हुआ, तो वो बच्चा भी लेजिटिमेट सन माना जाएगा, एक वैध संतान ही माना जाएगा। इसमें टेस्कू दत्ता वर्सेस स्टेट के केस में ऐसा कहा गया था कि अगर कोई अदर पार्टी ऐसे सर्कमस्टेंसेस में, ऐसे केस के अंतर्गत कोई डीएनए टेस्ट कराने की मांग करती है, तो बिना अपोजिट पार्टी के कंसेंट लिए, उनकी सहमति लिए बिना ऐसे टेस्ट कंडक्ट नहीं कराए जा सकते, क्योंकि ये एक व्यक्ति के राइट टू प्राइवेसी को जो है वायलेट करते हैं, उनका हनन करते हैं। सेक्शन 113A और 113B दोनों ही डील करते हैं एक मैरिड वुमेन के डेथ से और सुसाइड से, जहां पे सेक्शन 113A के अंतर्गत एक मैरिड वुमेन के सुसाइड के बारे में प्रोविजन दिया गया है कि अगर यहाँ पे केस एक मैरिड वुमेन के सुसाइड का है, यहाँ पे पता चलता है कि ये किसी उनके हस्बैंड या उनके किसी रिलेटिव के अबेटमेंट की वजह से, उनके दुष्प्रेरण की वजह से हुआ है, और ठीक उसके कुछ दिन पहले ये किसी तरह के क्रूएल्टी के शिकार हुई हैं, तो यहाँ पे कोर्ट ये प्रिज्यूम करके चलेगा कि ऐसी जो है सुसाइड उस औरत ने उस अबेटमेंट की वजह से किया है जो कि उसके पति या उसके रिलेटिव द्वारा दिया गया है। और यहाँ पे क्रूएल्टी का मतलब वही होगा जो कि इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 498A के अंतर्गत दिया गया है। सेक्शन 113B डील करता है एक मैरिड वुमेन के डॉरी डेथ के बारे में, जहां पे कोर्ट ये प्रिज्यूम करके चलता है कि अगर एक महिला की मृत्यु हुई है, उसकी हत्या हुई है, और उस हत्या के कुछ दिन पूर्व ही वो महिला अपने पति के द्वारा या फिर उसके किसी रिश्तेदार द्वारा क्रूएल्टी या किसी तरह की क्रूरता का शिकार हुई है, और यहाँ पे ये डेथ किसी डोरी के डिमांड या दहेज की मांग से रिलेटेड था, तो कोर्ट ये मान के चलेगा कि ये मृत्यु दहेज मृत्यु या डोरी डेथ का मामला है। इसके अंतर्गत डोरी डेथ या दहेज हत्या का वही मीनिंग होगा जो कि आईपीसी के सेक्शन 304B के अंतर्गत दिया गया है। और अब बात करते हैं अपने सबसे लास्ट प्रोविजन के बारे में जो कि सेक्शन 114 के अंतर्गत दिया गया है। ये डील करता है उन प्रिजम्पशंस के मामले में जो कि सर्टेन फैक्ट्स जैसे कि नेचुरल इवेंट या ह्यूमन कंडक्ट या फिर प्राइवेट और पब्लिक बिजनेस से रिलेटेड हैं। इसको आप एक केस से समझ सकते हैं जो कि मोहनलाल वर्सेस अजीत सिंह का मामला था। इस केस में पूरा मैटर रिलेटेड था एक मर्डर और इसके साथ साथ रॉबरी से। तो इसमें एक व्यक्ति के घर पे जो कि एक्यूज था, उसके घर पे रिंग निकली जो कि गोल्डन रिंग थी, और इसके अलावा उस व्यक्ति की जिसकी मृत्यु हुई थी उसका रुमाल और कुछ चेक्स भी निकले। तो इसके अलावा उन सारे सामान पे, कैश तक पे उस एक्यूज व्यक्तियों के उंगली के निशान पाए जा रहे थे। तो यहाँ पे कोर्ट ने ये माना कि ये मामला केवल रॉबरी का ही नहीं है, ये मामला रॉबरी के साथ साथ मर्डर का भी होगा, और ये एक कोर्ट के प्रिजम्पशन पे बेस था। और इसके अलावा एक और अमेंडमेंट जो कि 2013 में आया था, उसके अलावा इसमें एक और प्रोविजन ऐड किया गया जो कि सेक्शन 114A के नाम से जाना जाता है। तो इसमें ये प्रोविजन दिया गया है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स से रिलेटेड है कि अगर इसमें किसी
किसी मामला कोई मामला सेक्सुअल इंटरकोर्स वाला है जो कि आईपीसी में दिया गया है। और इसमें सवाल ये है कि ऐसे क्या इंटरकोर्स के पहले, ऐसे क्या किसी गतिविधि के पहले उस सामने वाली महिला की जो कि इसमें पार्टी है उसकी कंसेंट ली गई थी या नहीं ली गई थी। और उसके द्वारा प्रोड्यूस किए गए जितने भी एविडेंस हैं उसमें यह दिखाया जा रहा है कि उसकी कंसेंट नहीं ली गई थी। तो कोर्ट पूरी तरह से ये मान करके चलेगा, ये प्रिजम्पशन बना के, ये धारणा बना के चलेगा कि उस महिला की कंसेंट नहीं ली गई थी। तो ये था इंडियन एविडेंस एक्ट के चैप्टर 7 में दिया गया बर्डन ऑफ प्रूफ के सारे ही प्रोविजंस और उसके लैंडमार्क केसेस। आई होप आपको ये सारे ही पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बाकी के लॉ से रिलेटेड वीडियोस, पॉइंट्स और टॉपिक्स के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।